प्यार कर लिया तो प्यार प्यार है खता नहीं। तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं। हर एक समय होता है, एक उम्र होती है हर चीज को करने की। और एक जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं और एक वो प्यार वाली स्टेज, जिसे मैं कहूँगा एक फिजिकल अट्रैक्शन वाली, ज्यादा कहेंगे। प्यार तो अपने आप में ही एक थोड़ा अनस्पेसिफिक शब्द है, जिसको अलग अलग रोल में, अलग अलग भूमिकाओं में, अलग अलग मापदंडों से, अलग अलग दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। मगर आज स्पेशली जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ वह है, हाँ, प्यार से लेके शादी तक का सफर। लव मैरिज या अरेंज मैरिज। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि कुछ पेड कंसल्टेशन से, या जो केस स्टडीज आती हैं, या जो जिनके रूबरू हम होते हैं, उससे जो लर्निंग निकल के आती है बिना किसी की गोपनीयता भंग किए हुए है, वो सबके साथ शेयर करने का मन हो जाता है कि भाई, जैसे कहता है यूट्यूब पे बाद में तो मोनेटाइज हो ही जाएगा, फिर भी एक तरह से जनहित में जारी करने चाहिए उस चीज को। तो उसमें से कुछ जानकारी, उसमें से कुछ बात आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो मुद्दा वही है, जब प्यार एक शादी तक पहुंचता है, क्योंकि हर एक स्थिति होती है ना हमारे यहाँ। कहते हैं कि प्यार वही जो शादी तक परवान चढ़ जाता है, नहीं तो प्यार हम उसको फेलियर मान लेते हैं कि वो ये प्यार फेल हो गया। तो ये बहुत सारे लोगों का टॉपिक रहता है, भाई लव मैरिज करें अरेंज मैरिज करें। हालांकि इसमें एक रूल नहीं है जिंदगी में। बहुत सारी चीजें अच्छी चलती हैं, बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। फिर भी हम इसको थोड़ा पर्टिकुलर पॉइंट्स वाइज, कुछ स्पेसिफिक बिंदुओं पर बात करते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि शादी शादी है, चाहे वो लव मैरिज हुई, चाहे वो अरेंज मैरिज हुई। कहते ना, या तो प्यार हुआ, पहले जाना उसके बाद शादी हुई, या पहले शादी हो गई, फिर हमने एक दूसरे को समझा, उसके बाद से अपनी लाइफ आपने आगे बढ़ाई। तो सबसे पहली बात, जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में सबसे ज्यादा जो मेन बात आती है, जो मेन डिफरेंसेस आता है, लव मैरिज में आप इंडिविजुअल को, चाहे वो बॉय गर्ल को जाने या गर्ल बॉय को जाने, वो उसका बेस्ट प्रेजेंटेबल पार्ट ही देख रहा होता है या देख रही होती है। मतलब क्योंकि वो उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलती है, या टाइम के लिए मिलता है। उसको जितना जानता है, उसकी जितनी समझ है, उसकी समझ का जो विस्तार है, जो चश्मा है, उतना डेवलप हुआ है। उसने वो दुनिया नहीं देखी। इसलिए तो कहते हैं ना कि बाकी लोग कहते हैं कि हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए और हमने दुनिया देखी है। इसलिए मैक्सिमम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की तरफ दी जाती है। और अधिकतर केसों में इंडिया में आप देखा भी है कि यहाँ पे इवन बच्चे काफी कुछ अपने माँ बाप की इस बात का समर्थन भी करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं कि ठीक है भाई, आप ही अरेंज करो। प्यार मोहब्बत लव अफेयर वो कैसे भी किसी से भी कर लेते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है, तो अधिकतर दे ऑल्सो टेंड टुवर्ड्स द पेरेंट्स कि भाई अब आप ही अच्छी ढूंढ के दो। लेकिन कभी कभी उसमें क्या, एज भी निकल जाती है और एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो टाइम से करें, अगर सही समय पे आप ये डिसीजन ले लेंगे, तो पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। तो लव मैरिजेज में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो स्पेशली जो कुछ केसेस सामने आते हैं, उसमें बाद में बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं कि भाई, उस समय तो मुझे ऐसा नहीं लगता था, या उस समय तो ऐसे नहीं लगती थी, अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या था जो उसकी जो बात थी वो आपको नजर नहीं आई? बिकॉज यू हैव सीन द बेस्ट प्रेजेंटेबल पार्ट, उसका जो सबसे, जो भाई बढ़िया कपड़े पहन के आ रहा है, वो बढ़िया सज धज के वो आ रही है, तो आप उसका वो बेस्ट प्रेजेंटेबल पार्ट ही देख रहे हो। फिजिकल फॉर्म में कहो या बातों में भी। जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो हम थोड़ा सा कहेंगे, थोड़ा सा कंडीशनड होके बात करते हैं, या थोड़े संभल के बात करते हैं। और धीरे धीरे वो रिलेशनशिप डेवलप होता है। बस हमें लग रहा होता है कि लव मैरिज में, या बहुत दिनों से 3 साल 4 साल का भाई ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। जो आजकल के समय में लोग समझ रहे हैं कि बस वो ही चीज है। पर उसके बहुत सारे चीजें जो छुपी हुई होती हैं, पीछे छुपी हुई, तो बहुत सारी शेडोज होती हैं, बहुत सारी अनसीन एस्पेक्ट होते हैं, जो जैसे कहते हैं ना, कल्पना से भी विचित्र हो सकता है सच। कल्पना से भी विचित्र हो सकता है सच। और जब वो बात खुलती है, जब शादी हो जाती है, उसके बाद जब आप वो रूप देखते हो, तो जैसे कहते हैं ना, आपका वो जो घरौंदा था, जो बनाया हुआ एक गुब्बारा था, वो फूट जाता है। और अब सडनली उनको लगता है कि अब क्या होगा, अब तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, अब मैं कैसे इसमें बचूं।
अब तो मैं फंस गई, अब तो मैं फंस गया। तो मतलब ट्रैप, इसी को ट्रैप बोल देते हैं फिर कि यार मैं गलत ट्रैप में फंस गई या गलत ट्रैप में फंस गया। ये बोथ केस में हो सकता है, पर अधिकतर महिलाओं के साथ ज्यादा ये चीज देखा जाता है कि वो ज्यादा शिकायत करती हैं कि भाई मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता था कि भाई मामला ऐसे होगा। क्योंकि लव तक बात अलग है, जब तक वो उसे घुमाने वाली बात है, कहीं घूमने जा रहे हैं, खाने पीने हैं, बढ़िया बातें कर रहे हैं, बढ़िया म्यूजिक सुना रहे हैं। लेकिन जब वो एक रिलेशनशिप में आ जाती है ना, क्योंकि वो शादी बिल्कुल अलग ही चीज है, स्पेशली जब आउट ऑफ कम्युनिटी मैरिज की हम बात करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बात पूछी जाती है कि आउट ऑफ कम्युनिटी शादी कर लें या आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन। आउट ऑफ कम्युनिटी का मतलब यह सब कुछ है, चाहे कास्ट हो या रिलीजन हो, इवन चाहे कंट्री भी हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि ये ट्रबलसम ही है। सबसे ज्यादा जो फेलियर के रेट है, अब इसमें कुछ लोग ये ट्रोल न करने लगे, भाई आप अगर जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पर मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जब आउट ऑफ कम्युनिटी में वो जाके मैरिजेस होती हैं तो उनमें ट्रबल ज्यादा आती हैं। क्यों? क्योंकि जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो रहन सहन है, जो खाने की आदतें हैं, क्योंकि जब आप उसको जस्ट एज ए बॉय गर्ल मिल रहे थे, एक फला फला रेस्टोरेंट में चाइनीज खा रहे थे या इटालियन फूड का टेस्ट कर रहे थे, वो अलग चीज थी। लेकिन जब आप परमानेंट आके, जैसे कहते हैं ना, परमानेंट आके किसी के साथ रहोगे, तो उसके जो सोशल एनवायरनमेंट से कंडीशनिंग है, वो बचपन से जिन कंडीशन में पला बड़ा हुआ, जो चीजें उसने खाई हैं, गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें इसमें डिफरेंशिएट की बात कर रहा हूँ कि दोनों अलग अलग डिफरेंसेस हैं। दोनों के जो रहन सहन है, खान पान है, उनके जो ढंग है, वो टोटली अलग है। उनका प्रिज्म ही अलग है दुनिया को देखने का। और फिर जब वो दोनों साथ आ जाएंगे, अब दोनों साथ आने का मतलब यही तो है ना भाई, दोनों एक प्रिज्म से आप दुनिया को देखें। नाउ बिकम दे वन यूनिट, कि भाई अब यहाँ आगे उनका डीएनए एक्सटेंशन होगा, उनकी फैमिली बनेगी, नया बॉन्ड क्रिएट होगा। अब वहां पे कंफ्यूजन आता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। जैसे वो कहते हैं ना कि दो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनना हो, अगर उनकी 60-70% चीजें मैच हो रही हो, 100% ना हो जाए। अब इसको कुंडली मिलान में भी आप देख सकते हैं कि भाई हर चीज का एक रेशो पॉइंट लिया जाता है कि भाई अगर इतने रेशो तक है तो ठीक है भाई, ये चीजें कुछ मैच कर रही है, ये चीज नहीं मैच कर रही। सेम चीज तो कभी मैच होनी ही नहीं चाहिए, 100% तो कभी कुछ नहीं होता चीजों में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब टोटल कस्टम्स अलग आ जाते हैं, तो इसमें एक लेडीज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अधिकतर उसको ज्यादा मैनेज करना पड़ता है। तू ढल उसके हिसाब से, कहते हैं ना, अब तुम ढल जाओ उसके हिसाब से। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो पुरुष प्रधान समाज अभी भी है। तो जहां भी वो जाएगी, जिस कंडीशन में है, उसमें ये नहीं है कि भाई आप लव मैरिज करके आए हो या अरेंज मैरिज करके आए हो तभी ऐसा होगा। भाई अब उसको जेंट्स की जो फैमिली है उसके कस्टम्स ट्रेडिशन सीखने पड़ेंगे, जानना पड़ेगा। और मान लो इसमें बहुत ज्यादा फर्क हो, तो समझ लीजिए आपने एक बहुत बड़े ट्रबल को इनवाइट कर दिया। तो बेटर है इट इज अवॉइड। जैसे कहते हैं ना कि भाई आप कहीं अगर बच्चे बड़े हो रहे होते तो भैया और सब ठीक है, पर शादी जो है अपनी कम्युनिटी में ढूंढ लेना, बिकॉज इट इज फेवरेबल। इसमें ऐसा नहीं कि किसी का कोई गलत सही बता रहा है, लॉजिक पे जाओ, इसमें जाओ। मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रबल्स ज्यादा आएंगे। ठीक है। अब इसमें सबसे एक चीज बड़ी बात है, मिसिंग एलिमेंट, क्यूरियोसिटी। और जो नादानी है ना, वो मिसिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना यार लव मैरिज में, क्योंकि लव मैरिज का जो जो ज्यादा चाव था ना, मैरिज से पहले का ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया होता है। अब इसको जो समझने वाले ना, वो हर तरह से समझ सकते हैं इस बात को। बहुत ज्यादा दे हैव एक्सप्लोर देमसेल्फ। बहुत सारी पर्सनैलिटी में कुछ बातें ऐसी होती है जो क्यूरियोसिटी में, जो नादानी में छुपी होती है, जो अल्हड़पन है ना। इसीलिए कहते हैं कि शादी की जो एज है, वो ना तो मैच्योर होना चाहिए बंदा, और ना बहुत ज्यादा एज में कम होनी चाहिए। जो भी सरकारी एज रखी हुई है और जो नॉर्मली आजकल ट्रेंड चल रहा है, वो 30 की तरफ मूव कर रहा है। वो वो डबल समय। तो अगर वो 24-25 के आसपास है, मतलब एक नादानी रहनी चाहिए, उस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर सकें। उसमें जो नई जिम्मेदारियां आएंगी, कुछ लोग बोलेंगे यार गुलाम बन जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे हम बन गए। कुछ देखो, बदनाम करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ बताने वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है, मैंने भी एक जिम्मेदारी उठाई है इसमें भाई। मैरिज तो एक सोशल है ना हमारा। जैसे वो लाइन कहते हैं ना कि सेक्स इज नेचुरल, मैरिज इज सोशल। ठीक है, एंड लव इज साइकोलॉजिकल।
वन ऑफ माय मेंटर्स टोल्ड मी वंस, सेक्स इज नेचुरल, मैरिज इज सोशल, एंड लव इज साइकोलॉजिकल। तो आपको अलग अलग लेवल्स पे चीजों को समझना पड़ेगा और अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। तो अधिकतर जब लव के बाद जब मैरिज में चले जाते हैं, और उसमें वो क्यूरियोसिटी मिसिंग हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानते हैं वो। और जबकि अरेंज मैरिज में वो क्यूरियोसिटी रहती है, उसमें वो मतलब कैसा होगा, ये कैसी होगी, ये इसकी बातें कैसी होंगी, मतलब लॉटरी कह सकते हैं इसे यार। ये तो अब तो आजकल तो इतना अरेंज ऐसे नहीं होता कि भाई जैसे पहले बोलते थे ना कि घूंघट घूंघट में देखा था, या इनको तो मैं कभी मिली ही नहीं, 2 साल बाद इनको मैंने चेहरे में देखा था। तो वो समय तो हम करीब 30-40 साल पहले छोड़ के आ गए। इंडियन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करेंगे, इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे, तो आजकल थोड़ा बहुत तो जानने को पहले मिल ही जाता है। एटलीस्ट मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, दे वर्क अराउंड की भाई, हाँ हाँ, क्या चीजें आपकी मैच करती हैं, क्या हॉबी है। बट दे ट्राई टू एडजस्ट विद ईच अदर। एक तरह से वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनकी। तो क्यूरियोसिटी मिसिंग है अधिकतर लव मैरिजेस में। अरेंज मैरिज में वो बनी हुई है मे बी। दूसरी बात है वर्केबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात आती है। अब क्या, क्योंकि लव मैरिज मैक्सिमम ऐसा हुआ है कि दोनों ने अपनी चॉइस से की है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, या फोर्सफुली इंजॉय इन्वॉल्व हुए हैं कि भाई बस मेरी से करा दे, या भाई उसने ढूंढ ली और जैसे तैसे करके आप करा दो हमारा फंक्शन वंक्शन करा के। तो एक जो वर्केबिलिटी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जो पहले अरेंज मैरिज में है, अभी भी है। तो पेरेंट्स एक तरह से कहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि भाई हमें बच्चे की शादी करनी है, हमें ये एक नया परिवार डेवलप होगा, इसमें ऐसे ऐसे चीजें होंगी, आगे परिवार बड़ा होगा तो क्या क्या करना है। तो एक जैसे कहना एक एक चाव है उसका। अब उसको कुछ लोग ब्लफ ये कर सकते हैं कि बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता, और ये तो हमारी माई लाइफ माई बॉडी माई लाइफ, और हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम पेरेंट्स के हिसाब से चलेंगे। ठीक है भाई, आप इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बात कर रहा हूँ कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अधिकतर स्यापा जो है लव मैरिजेस में ही क्यों होते हैं, अरेंज मैरिज में, बिकॉज इट कम्स फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी। लव मैरिज में जो पूरी वर्किंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शादी चले या ना चले, वो रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़े, ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी कपल के ऊपर आ जाती है। जबकि अरेंज मैरिज में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ट्राई टू वर्क कि भाई ये शादी चलनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो इज्जत नाम और उस तरह की चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और कोई ना कोई जान पहचान का व्यक्ति होता है जहां से वो अरेंजमेंट किया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे उसके जानने वाला था, ऐसे देखा दिखाया। जो हमारे यहाँ वो क्या बिचौलिया वाला कंसेप्ट आता है कि भाई मीडिएटर कौन था, वो उसको बुलाओ। कुछ भी अगर इशू बन गया तो मतलब एक तरह से क्या कि फैमिली, 3-4 फैमिली मिलके तैयार होंगी, और उस रिश्ते को, उस नए रिश्ते को, इफ देर इज एनी टर्बुलेंस, क्योंकि इसमें नहीं होंगे डिफरेंसेस, बहुत सारे केसेस में छोटे छोटे डिफरेंसेस आते ही हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, एक सोसाइटी एक तरह से, वो फैमिली मिलके आती है, उस चीज को वर्कआउट करती है, चाहे डिस्कशन के थ्रू, बात करने के थ्रू, पैसे के थ्रू, कुछ ना कुछ वो अपना एड ऑन वैल्यू करते हैं, जिससे कि वो शादी को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें बीच में रिचुअल्स होंगे, कस्टम्स होंगे, ट्रेडिशंस होंगे, उनमें बांधा जाता है एक तरह से। जैसे कहते हैं ना, वो बंधन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। अरेंज मैरिज में बहुत ज्यादा है, जबकि लव मैरिज में क्या, लव हो गया जाओ कोर्ट केस में कर लो। भाई कोर्ट केस में लगता है कि ये बहुत पक्की हो गई शादियां, है ना, ऐसा लगता है, क्योंकि लॉ से अबाइड टू द लॉ ऑफ द कंट्री, ये ऑफ द लैंड हो गया। लेकिन ऐसा है, मेन जो हमारे सोशल बॉन्ड है, इमोशनल बॉन्ड है ना, वो ज्यादा स्ट्रोंग है। वहां पे वर्केबिलिटी ज्यादा देखी जाती है, और लव मैरिज में ज्यादा स्यापे अधिकतर होते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा 100%, और मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हैं, तो हमें उसको ऐसे ही समझना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ ना, पेड कंसल्टेशन में से निकली हुई एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, जैसे कहते हैं ना, वो उसका नेक्चर ला रहा हूँ कि भाई ये इश्यूज आ रहे हैं। तो आप अगर किसी रिलेशनशिप पे जा रहे हैं, आपका क्लोज वन जा रहा है, तो वही उसको आप समझा सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। आप खुद अगर, ये इंडिविजुअल खुद हो सकते हैं कि भाई इसमें जा रहे हैं तो भाई ऐसा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व योर पेरेंट्स बिफोर द मैरिज, कि भाई ऐसे ऐसे कराओ, या ऐसे ऐसे है। अगर ये लव मैरिज भी है तो लव इनटू अरेंज मैरिज, वो बीच वाला एक तरह से बॉन्डिंग हो जाता है, हाइब्रिड मॉडल कहते हैं ना इसको। एक होगी लव मैरिज, एक होगा अरेंज मैरिज, एक होगा लव टू अरेंज कम अरेंज मैरिज। क्योंकि लव मैरिज में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, फैमिली एक तो सपोर्ट तो करती ही नहीं है अधिकतर, इवन हर्डल्स लगाएंगी उनके रास्ते में। जैसे कहते हैं ना, वो रुकावट रखने का काम भी वो ले लेते हैं। मान लो जैसे सास ससुर हो गए उनके, तो बोले
हमने तो पहले ही बताया था, हमने तो पहले ही बताया था। हम तो पहले ही कह रहे थे ये ना चले, ये कहाँ की है, कैसी है। और देखो इसको तो ये भी नहीं आता, इसको तो वो भी नहीं आता, इसको तो ऐसा है, इसको वो है ढंग। सेम वे उधर, जहाँ पे अगर लड़की की फैमिली में अगर आप देखेंगे, तो वो बोलेंगे पता थी हमें तो ही पापा ने पसंद कर रही थी, तय नहीं देखा होगा, उनका फैमिली तुझे पता होना चाहिए था, तूने पता नहीं किया। मतलब ऐसा लगता है कि वो इंटेरोगेशन में चली जाती है बच्ची, कि यार अगर हो गया, मान लो अगर उससे डिसीजन कोई गलत हो गया, तो पेरेंट्स, स्पेशली मैं गर्ल चाइल्ड के फादर्स मदर्स को बोल रहा हूँ कि चाहे भी बॉय भी हो, जो बहुत सारे जो आजकल यूथ उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि उनको ये लगता है कि उनके पेरेंट्स जो है ना उनका साथ नहीं देंगे, या उनको ब्लेम कर देंगे उनके डिसीजंस के लिए। पेरेंट्स हैव टू बी द बिगेस्ट सेफ्टी नेट ऑफ देयर किड्स। उनका उन्हें बहुत बड़ा सेफ्टी नेट बोलना कि यार तू कुछ भी अगर लाइफ में कभी भी कुछ भी ट्रबल हो गया, तो भाई यू कम टू अस, हम तेरे साथ हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। चाहे जैसे बेटी है उसे विदा भी कर दिया, लेकिन वो हर सिचुएशन में वी आर विद यू। उसको ऐसा बिलीफ आना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि यस, दे आर विद यू। वो अपने आप को असहाय कभी ना समझे, चाहे जेंट्स, ये बॉय है चाहे गर्ल है। पेरेंट्स को ऐसी ऑरा डेवलप करनी पड़ेगी अपने बच्चे के प्रति। वो इमोशनल बॉन्डिंग ऐसी होगी कि भाई, अब मैक्सिमम क्या हो रहा है, लटक रहे होते हैं कि यार तू ये कर, तू वो कर, वो अलग है, फोर्सफुली वाली बात नहीं बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कभी भी बच्चे को ये लगना चाहिए कि अगर वो कुछ ट्रबल में आता है, तो भाई दे आर द फर्स्ट पर्सन जिनको मैं जाके मदद मांग सकता हूँ। यू शुड हैव दैट बॉन्डिंग विद योर किड। और लव मैरिज में हमने अधिकतर देखा होगा, और ये मैं उनको प्लीज रिक्वेस्ट ही करूंगा उन पेरेंट्स को, कि भाई अगर आप उस शादी को बचा नहीं पा रहे, तो तोड़ने में कम से कम अपना योगदान ना करें। कि भैया ट्रबल ना उनके लाइफ में ना, मतलब प्रॉब्लम्स ना लाएं। जबरदस्ती आपकी भाई आ गई, नई लड़की आ गई, उसके उसके ऐसे नहीं, इसको तो खाना बनाना नहीं आता, इसको ये नहीं है, इसको सलीका नहीं है, तो यहाँ जा, तो ये अपना सामान क्यों रखा है, तो ऐसे क्यों कर रही है, तो वहां क्यों जा रही है, तो उससे क्यों बात कर रही है, तो मतलब सो मैनी थिंग्स। वो जैसे कहते हैं ना, वो कलेश, कलेश ना फैलाएं घर में। अगर जिसने कलेश फैला दिया, तो समझ लो घर का तो वैसे भी सत्यानाश वो खुद ही कर रहे हैं। वो सिर्फ उस कपल की लाइफ को बर्बाद नहीं कर रहे, वो पूरे घर के माहौल को खराब कर रहे हैं, और वहां से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, मनी और वेल्थ वहां से खिसकना शुरू हो जाता है, जहां पे अलक्ष्मी का वास हो जाता है। ये अलग से एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मेरे कोर्सेज वगैरह ऐप पे जाना है, तो आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऐप पे जाइए। हैप्पीनेस, रिसोर्सफुलनेस, टाइम वॉरियर, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कुछ बन गए हैं, कुछ वीडियोस अभी अलग उसमें पड़े हुए हैं, और धीरे धीरे अपलोड होंगे। और उसमें बहुत ज्यादा, बहुत ही मिनिमम फीस उसमें रखी गई है, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए। फ्री में पीपल डू नॉट रेस्पेक्ट दैट फीलिंग। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जब जब कोई भी, जैसे किसी की भी शादी हो, चाहे अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, इसमें मैं सारी चीजें नहीं करूंगा, देयर कुड बी 30 to 40 थिंग्स। पर कुछ चीजें होती है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, भाई वो तो होनी चाहिए। जैसे मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है ना किसी एग्जाम में बैठने के लिए, भैया यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, जैसे इलेक्शन में खड़े होने के लिए इतना तो मिनिमम होना चाहिए ना। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जहाँ पे दोनों फैमिली को चेक करनी चाहिए, चाहे लव मैरिज हो रही है, चाहे आप लव मैरिज के लिए जा रहे हैं, चाहे आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं। अगर अरेंज मैरिज जा रही है, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बनी है। और अगर लव मैरिज में जा रहे हैं, तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि इसको प्लीज आप जरूर देखें कि आप रहेंगे कहाँ शादी के बाद। अ न्यू कपल इज गोइंग टू लिव, एक नया कपल बनने वाला है। भाई आदिवासी समाज इसमें ज्यादा जागरूकता की, भाई अलग से एक झोपड़ी बना कर देते थे। अब सबसे बेस्ट चॉइस क्या है कि दे शुड हैव अ सेपरेट फ्लैट और हाउस फॉर द न्यू कपल। अरे बाप रे, तुम तो भड़का रहे हो यार लोग। अलग घर होना चाहिए, अलग फ्लैट होना चाहिए। हाँ, अच्छे घरों में, संपन्न परिवारों में ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि दे कैन हैव सेपरेट फ्लैट और हाउस। हमने मैम ये थोड़ी कि आप दूसरे शहर में दे दिया, भाई वहीं जहां आप रह रहे हैं उसके आसपास ही हो सकता है ना सेपरेट फ्लैट हाउस। ये थोड़ी बोलो कि परिवारों से दूर हो जाए, पास पास रह सकते हो, हम साथ साथ नहीं, ये हम पास पास रहने का जमाना है। तो ये बेस्ट चॉइस है अगर नया कपल, उनके पास सेपरेट फ्लैट या सेपरेट हाउस है रहने के लिए, क्योंकि कुछ प्राइवेसी इश्यूज भी होते हैं। आज जो पहले
जो रह गए कपल वो रह गए आज से 30-40 साल में पहले। अगर आप देखेंगे तो उनमें भी एक पैटर्न था। आजकल की जो 50-60 साल जिनकी एज हो गई है, जब वो आए थे ना तो उस समय जेंट्स अलग ही रहते थे, वो घर घेर बोलते थे उसको। वो अलग ही सोसाइटी थी। टोटली अलग हो गया है। अब एवरीबॉडी इज लिविंग इन ए हाउस। ठीक है, अब वो घर घेर वो ढोर डंगर वाला हिसाब किताब नहीं रह गया है। अब टोटली अलग सोसाइटी बन गई है, तो आपको समय के हिसाब से चलने की आवश्यकता है। तो भैया सबसे बेस्ट चॉइस तो ये है कि लिविंग स्पेस कहाँ है। दिस क्वेश्चन शुड बी सोल्व बिफोर द मैरिज। बाद में क्या होगा, बाद में तो झगड़े होंगे बस उस बात पे। तो भाई पहले ये डिसाइड हो जाए कि आर दे वे हैविंग अ सेपरेट फ्लैट और हाउस फॉर द न्यू कपल। वो तो बेस्ट है, सबसे पहला ए ऑप्शन। बी में जैसे कहते हैं ना कि वो जाता है ना बेस्ट, फिर गुड, फिर ओके, ऐसी कैटेगरी होती है ना। दूसरा हो सकता है, चलो अगर मान लो सेपरेट फ्लैट नहीं है, सेपरेट हाउस नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इतनी संपन्नता नहीं है, और आप जैसे कहते हैं ना वो शादी करना चाहते हो, तो सेपरेट रूम होना चाहिए, और वो भी सेपरेट फ्लोर पे हो एटलीस्ट। पुराने गांव के लोगों में ये तमीज थी, ये समझ थी, हाँ बिल्कुल। वो सेपरेट एक फ्लोर ही अलग देते थे, क्योंकि फ्लोर का भी अलग कंसेप्ट है कि जहां पे एंट्री घर की अलग है, और वहां पे अलग से एक फ्लोर दिया गया है। वो मैक्सिमम पहले लोग छतों पे होती थी लोगों के, वहां पे दो कमरे बना दिए जाते थे, एक सेपरेट एक काइंड ऑफ छोटा सा एक फ्लैट सिस्टम वन रूम सेट बनाया जाता था नए जोड़े के लिए। इतनी पुराने लोगों में समझ थी। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई देयर शुड बी ए सेपरेट रूम। ये क्वेश्चन पूछने में क्या जोर पड़ रहा है, जब बात चल रही है, जब शादी बात चली, भाई उनके पास सेपरेट रूम रहेगा, सेपरेट फ्लोर में, क्योंकि उसके बाद झगड़े होंगे, बाद तो झगड़े ही होंगे। तो भाई पहले ही वो क्वेश्चन सोल्व कर लो ना, जो आपको जैसे एफएक्यू होते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो प्री क्वेश्चन आप पूछ लो। एक मेरा वो भी आएगा, एक कोर्स आएगा प्री मैरिटल कंसल्टेशन और पोस्ट मैरिटल कंसल्टेशन, उसमें मैं और डिटेल में कवर करूंगा इस चीज को। थर्ड ऑप्शन है जैसे कहते हैं ना अब सेटिस्फैक्ट्री, भाई वो तो गुड है, मतलब वेरी गुड, फिर गुड, फिर तो बस एवरेज है भैया, एवरेज। एटलीस्ट दे शुड हैव अ सेपरेट रूम फॉर द कपल। भाई उनके पास घर में एक सेपरेट रूम भी है कि नहीं, क्योंकि जो महिला होती है, जो स्पेशली गर्ल होती है, और स्पेशली जब शादी होके आती है, तो उनके जो लेडीज के कपड़े होते हैं, जो उनके थोड़े से वॉल्यूमस होते हैं, उनको रखने के लिए उनको अलग वार्डरोब चाहिए, अलमीरा चाहिए उनको, तो जगह ज्यादा चाहिए। वो हम तो ऐसे रहे, हम तो ऐसे रहे, आजकल की तो भैया सेपरेट इनको चाहिए। हाँ भैया चाहिए, आजकल की को चाहिए। ये आपको समझना चाहिए, जब आप अपनी बेटी के लिए भी ये सोचो, और अपनी बहू के लिए भी ये सोचो कि भाई उसको अलग से एक सेपरेट रूम चाहिएगा, सेपरेट कबर्ड चाहिएगी, अलमीरा चाहिएगी, वार्डरोब चाहिएगा। और जो कपल के लिए है भाई, उनकी चीजें जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, महिलाओं के बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज होंगे, अगर यू कैन हैव अ सेपरेट वॉशरूम, दैट इज वंडरफुल, होना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज होंगी जो आपके साथ नहीं शेयर कर सकते वो नया कपल, वो नहीं कर सकता। अब लेकिन कुछ लेडीज में या घर की जो बड़ी है ना, वो कभी कभी इंटरफेयर, अननेसेसरी इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। तो भैया ये तीन है। नीचे वाला तो जैसे कहते हैं मिनिमम है, बिल्कुल एकदम मिनिमलिस्टिक है। सबसे अच्छा तो ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो ये आप चेक कीजिए, नहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद पता लगा कि यार वो एक छोटे से स्टोर रूम में रह रही है, या उसके पास एक जगह तक नहीं है, या पता लगा वो हम तो दो कमरे, हम तो जैसे तैसे रह रहे हैं। तो भैया कौन बोला था शादी करने के लिए? अगर आपके परिवार की माली हालत इतनी खराब है, तो भैया क्यों क्यों किसी एक कपल की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? कुछ नहीं होगा तो भैया गो ऑन ए रेंटेड प्लेस, एक रेंटेड प्लेस पे जाओ, एंड द कपल शुड लिव पीसफुली एटलीस्ट पहले, जैसे कहते हैं ना 1 से 2 साल, जब तक वो छोटा बेबी का प्लान व्लान करें वो, तो पहले 2 साल तो उनको अलग रहने दो। जैसे कहते हैं सुकून से, जैसे कहते हैं ना सुकून, उनकी जिंदगी में एक नई चीज आ रही है, तो उसको भैया वो रिक्वायरमेंट कर ले। दूसरा फाइनेंशियल कंडीशन, भाई फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत सारे लोग ना शादी करने के जल्दबाजी में रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि भाई अर्निंग कैपेसिटी क्या है। बहुत जो ठीक ठाक फैमिलीज है ना, उनको को तो ज्यादा ही थोड़ा लगता है कि यार लड़का कुछ कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, बस वहां भैया वो बस गाड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, हम तो इस खानदान के हैं। लेकिन एक्चुअल उसकी अर्निंग कितनी है? हो सकता है ससुर की अर्निंग अच्छी हो सकता है घर में कोई और सरकारी पेंशन आ रही हो, तो उस पर डिपेंडेंट हो सारे, भैया वो पेंशन बंद हो गई तो, या वो सैलरी बंद हो गई तो भैया इंडिविजुअल क्या कमा रहा है? वो क्या इतना सक्षम है कि अपने परिवार की जिम्मेदारी वो उठाने में?
सक्षम है वो उसको उठा सकता है कि नहीं। आजकल के समय में अगर दोनों अर्निंग है बहुत बढ़िया, दोनों, कोई दोनों को सपोर्ट करे, दोनों गाड़ी। क्योंकि आजकल के खर्चे ऐसे हो गए, आज से 15 से 20 साल पहले आप देखेंगे घर में जितने भी सामान हैं उनमें से 90% आप देखेंगे वो सामान थे ही नहीं, थे ही नहीं। लेकिन आज है, तो आज वो समय की आवश्यकता बन गए, वो अब हमारे नीड में कन्वर्ट हो गए। पहले वो लग्जरी थे, पहले जैसे गाड़ी हुई, फ्रिज हुए, टेलीविजन हुए, एंटरटेनमेंट के साधन हुए, डाइनिंग टेबल्स हुई, सोफे हुए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, पर आजकल ये नेसेसिटी बन गई। जैसे जैसे समाज ग्रो कर रहा है, हमारी जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो अगर दोनों अर्निंग है तो बहुत अच्छा भाई। लेकिन अगर एक भी अर्निंग कर रहा है तो भैया फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्या कंडीशन है उनकी, ये दिस शुड बी चेक। व्हाट कपल इज गेटिंग इज इम्पोर्टेंट। इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे शादियों में ना शान और शौकत बहुत है, इसको इतने दे दिए, उसको अंगूठी दी, उसको उसको ये भिजवाने, उसको क्या क्या बोलते हैं दुशहरा भिजवाया, उसको इतने कपड़े, उतना, मतलब वो मैक्सिमम चीजें ना वो इधर से उधर वो ऐसे शिफ्ट हो रही होती हैं, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कपल को क्या मिल रहा है शादी में, पता लगा 50 लाख लगा दिए, या किसी ने 20 लाख लगा दिया, किसी ने 2 करोड़ लगा दिए, किसी ने 50 करोड़ लगा दिए। अभी आपने देखा ही होगा, एक किसी की शादी तो 2 महीने तक लोगों ने देखी। तो भैया उनकी उनकी बराबरी मत करो, उनकी होड़ ना करो अगर कहें, क्योंकि वो तो उससे भी पैसे कमा रहे थे, उसकी मार्केटिंग से भी उन्होंने जितना खर्चा किया होगा उससे 10 गुना पैसा कमा लिया होगा, अगर आपको ये पता हो। क्योंकि उनकी वो शादी ना वो अलग ही इवेंट है, वो लाइव इवेंट मैनेजमेंट टीम लगी हुई है उसमें, कि भैया कैसे इससे भी कमाना है, कैसे वो इल्यूमिनाटी ग्रुप करके और वो उसको पूरा ना लग्जरी लुक देके, और सारी दुनिया फॉलो कर रही है फटाफट, यूट्यूब पे, दुनिया भर में, इंस्टाग्राम में, और वो अपने उससे भी नोट कमा रहे हैं। तो उन्होंने तो भैया अपने इवेंट से भी अर्निंग इवेंट बना दिया उसको, तो उनके बराबरी मत करो। बहुत बड़े बड़े उसमें शादियां करना 50 लाख 60 लाख, और पता लगा भाई उसके बाद स्थिति खराब हो रही है। तो भैया कपल को क्या मिल रहा है ये देखो शादी के बाद, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, सब मेहमान खाना पीना खा के चले जाएंगे, सारे कपड़े वपड़े सब अपना 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 समेट लेंगे, नाच गाना सब हो जाएगा, सारे धूम धड़ाके सब खत्म हो जाएंगे। बट द न्यू स्टार्ट जिसको करना है ना, वो कपल को करना है, उनकी जिंदगी स्टार्ट होगी, उनको अपनी जिंदगी आगे लेके जानी है वहां से। तो भैया हैवी एक्सपेंडिचर जो है ना वो मैरिज इवेंट पे ना करें, प्लीज अवॉइड करें उसको एक इवेंट पे। क्योंकि मैरिज जो है ना, वो इट इज नॉट अ सिंगल इवेंट, वो कोई एक इवेंट नहीं है कि एक दिन का इवेंट है। बहुत से लोग बोलते हैं बार बार शादी थोड़ी होती है, आजकल तो कई बार भी हो रही है, क्योंकि इस तरह का जो रेट बढ़ रहा है ना, डिवोर्स का रेट अब इंडिया में इतने तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि भाई जैसे नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट कंफर्टेबल नाउ, नो नो आई एम नॉट गेटिंग द फील, इस तरह की बातें भी आनी शुरू हो रही हैं। ट्रेंड देख पा रहे हैं ये समाज में, आप लोग भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो भाई मैरिज जो है ना एक सिंगल इवेंट नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार्टिंग ऑफ न्यू लाइफ फेज है। एक नई लाइफ शुरू होगी वहां से एक बिल्कुल ना एक नई फैमिली बिल्डअप होगी। तो उसके लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सारा जैसे कहते हैं ना कि वो सारा बारूद वहीं मत खत्म कर देना वो पहले इवेंट पे। अगर आपको मैराथन दौड़नी है तो आप पागलों की तरह नहीं दौड़ते कि एकदम सारी एनर्जी अभी लगा दो, स्प्रिंट नहीं लगाते शुरू में, यू गो इजी, इजी, धीरे 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 हम डेवलप होते हैं। तो ऐसे ही अगर आपकी मान लो 25 में शादी हो रही है, आपकी 30 में भी शादी हो रही है, मान लो आप लेट कमर भी हैं, 27 के बाद मैं सबको लेट कमर ही बोलता हूँ, फिर भी अगले 50 साल की प्लानिंग है ये, जो भी एवरेज एज के हिसाब से। तो नेक्स्ट 50 ईयर्स का भैया आप रिसोर्सेज अभी मत फूक देना एक इवेंट में, कि उसी में 50 लाख 1 करोड़ आपने फूक दिए। नहीं नहीं हमें तो यार इस तरह की डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, हमें तो ये करना है, ओ इट्स लाइफ इवेंट। आपकी चॉइस, इट इज योर चॉइस, कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ उसका नुकसान ही होगा, क्योंकि आपके रिसोर्सेज वहीं खत्म हो जाएंगे। माँ बाप को तो एक ही बार जैसे कहते हैं ना कि वो लगानी है पैसे भैया, उसके बाद अगर कुछ या पांचा हो गया और आप डिवोर्स हो उसके बाद वो जोड़ लेंगे भैया हमसे ना हो पाई, तुम ये गलती भाई हम नहीं कर सकते। तो भैया ये देखो कि आपको क्या मिल रहा है खाना पीने में, ठीक है, मिनिमम आपको करना है भाई, आपने लोग यहाँ खाना पीना किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, पर एक लिमिटेड हो सकता है, 5 लाख 10 लाख का जो भी बजट है, दोनों मिलके एक बड़ा अच्छा सा फंक्शन करें फूड का, कि भाई सबको जैसे मेहमान होते हैं खाना तो खिलाना तो वैसे भी बहुत अच्छी बात होती है, उनको खिलाया जाए। लेकिन इस पे बहुत सीरियसली दोनों फैमिली बैठे, दोनों कपल
जो दोनों बॉय गर्ल हैं वो बिल्कुल सीरियस नोट पे देखें कि हमारी फिनेंशियल कंडीशन इसके बाद क्या होगी। फिनेंशियल कंडीशन शादी के बाद इतना पैसा लग रहा है तो अच्छी होनी चाहिए, ना कि बिगड़ जाए, पता लगा दुनिया भर के कर्ज उठा लिए, शादी कर दी और बाद में फिर उसको साल 2 साल भी रोते रहते हैं। और नॉर्थ इंडिया में तो अगले 1 साल तक लगभग शादी चलती रहती है, शादी चलती रहती है मतलब उसके इवेंट, अब ये आ रहा है, जब लाड लाड कोथली आ रही है, अब ये आ रहा है, अब सिंदारा आ रहा है, दुनिया भर के इवेंट्स चलते रहते हैं, ये फंक्शन। और माँ बाप को चाहिए उनको कुछ इंसेंटिवाइज करे कि भैया 1 साल 2 साल में अगर तुम भैया पोता पोती या कोई हमें गुड न्यूज दोगे तो हम तुम्हें 5 लाख 10 लाख रुपए इंसेंटिव देंगे। हाँ, दो लालच, लालच दे रहे हो तो हाँ, बिल्कुल लालच दो, तभी तो वो सीरियसली लेंगे इस रिलेशनशिप को। ऐसे ही थोड़ी है, नहीं तो माई बॉडी माई लाइफ वाले चक्कर में फंस जाएंगे। तो भैया ये एक सिंगल इवेंट नहीं है, इसकी वर्केबिलिटी, इसकी सस्टेनेबिलिटी इस पे डिपेंड है कि हाउ मच आप शुरुआत में कितने उसका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप सिंपल एक दिन का फंक्शन उड़ा के, सब उड़ा उड़ू के ऐसे ही सत्यानाश करना चाहते हैं, या एक नए जिंदगी की आधारशिला रखना चाहते हैं जिससे कि ये बहुत एक बढ़िया रिश्ता बने, नए नए फूल खिलें, नई ब्रांचेस निकलें, एंड आप हैप्पीनेस और रिसोर्सफुल स्टेट पे रहें, और आप जिंदगी में जो आए हैं अच्छे से जिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें।